Welcome everyone. Good morning. Very sweet morning. So let's start the analysis of some of question from the ICMR previous year paper. First question is acid phosphatase is a marker of. ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जो एसिड फॉस्फेटेज है वो किसका मार्कर है. ठीक है, सो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं, सेल के सरफेस के ऊपर बहुत सारे मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं. हर एक सेल ऑर्गेनीज के पास अलग अलग टाइप के मार्कर प्रेजेंट है. उन मार्कर की हेल्प से हम लोगों को आइडेंटिफाई भी करते हैं. ठीक है, और इन मार्कर के अपने अपने अलग फंक्शंस भी होते हैं. तो हमसे ये पूछा गया है कि एसिड फॉस्फेटेज किस सेल का मार्कर है. सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, लाइसोसोम का है, माइटोकॉन्ड्रिया का है या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का. तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट समटाइम क्या होता है कि हमें नहीं पता होता है तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करते हैं. तो आप इसको अगर थोड़ा सा आइडिया भी लगाते हैं तो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले देखिए, एसिड फॉस्फेटेज, पहली चीज कि ये एसिडिक इन नेचर है, इसका नाम बता रहा है. इट इज एसिडिक इन नेचर. एंड फॉस्फेटेज उन एंजाइम की एक कैटेगरी है, यानी कि हम जब एंजाइम का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो फॉस्फेटेज एंजाइम्स होते हैं इनका मेन फंक्शन होता है फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल करना. ठीक है, जैसे काइनेज का काम है एडिशन कराना, वैसे फॉस्फेटेज का काम है फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ना. तोड़ने से मतलब ये होगा कि अगर किसी सबस्ट्रेट के अंदर फॉस्फेट ग्रुप उसके साथ अटैच है तो ये जो एंजाइम है एसिड फॉस्फेटेज, अगर एसिड की भी बात ना करें, सिर्फ फॉस्फेटेज एंजाइम को हम कंसिडर करते हैं, तो ये फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है कि उस सबस्ट्रेट से रिमूव करा देगा फॉस्फेट ग्रुप को. ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में उसे सेपरेट करा देता है. राइट, सो एसिड फॉस्फेटेज ये वो फॉस्फेटेज है जो एसिडिक इन नेचर है, बिकॉज फॉस्फेटेज जो है वो अल्कलाइन भी नेचर में होते हैं और एसिडिक भी होते हैं. तो इनकी दो कैटेगरी होती है. सो आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा ये एसिड फॉस्फेटेज जो है किस ऑर्गेनली का मार्कर होगा. तो देखिए, अगर हमें एसिड फॉस्फेटेज के फंक्शन के बारे में पता है तो हम आइडिया लगा सकते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके पास एसिडिक प्रोटीन का कोई काम नहीं है, एंजाइम्स का कोई काम नहीं है. रीजन इज एसिड फॉस्फेटेज, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने के लिए चाहिए और एसिडिक इन नेचर है. तो आप सभी को पता है लाइसोसोम जो होते हैं उसके अंदर ऐसे एंजाइम प्रेजेंट है जो हाइड्रोलाइटिक फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, हाइड्रोलाइसिस में इन्वॉल्व होते हैं. बिकॉज लाइसोजाइम जो होता है वो सुसाइडल बैग होता है सेल का. सुसाइडल बैग का मतलब कि हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये आपके सेल के अंदर जितना भी गार्बेज भरा हुआ है उस सभी को सेल के मतलब सेल से रिमूव करने में इन्वॉल्व होता है, और इसके लिए इसके पास बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. मैक्सिमम एंजाइम लाइसोजाइम के अंदर काम करते हैं एसिडिक इन नेचर के अंदर. ठीक है, इसलिए लाइसोजाइम के अंदर एसिड फॉस्फेटेज भी प्रेजेंट होता है, जो अगेन आपका जो भी सबस्ट्रेट लाइसोजाइम के अंदर आएगा उसे फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करके उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना. बिकॉज लाइसोजाइम यही कोशिश करता है कि जितने भी सबस्ट्रेट का ये ब्रेक डाउन कर रहा है उनसे जो नेसेसरी चीजें हैं, वो चीजें जो यूज हो सकती है, रीयूजेबल है, उनको सेपरेट करके रीयूज किया जा सके. ठीक है, सो एसिड फॉस्फेटेज जो है उसका मेन सोर्स होता है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिड फॉस्फेटेज पाए जाते हैं. उसके अलावा हमारी बोन, लिवर, स्प्लीन, किडनी, आरबीसीज, इवन हमारी जो बोन मैरो होती है वो भी एसिड फॉस्फेटेज को सिंथेसाइज करती है. बिकॉज एसिड फॉस्फेटेज आपकी बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है सेल को. ठीक है, ट्रेस सोर्स इसका होता है कार्सिनोमा ब्रेस्ट. जब ब्रेस्ट हो जाती है तो सेल्स के अंदर ये बहुत मतलब प्रेजेंट होता है बट कम अमाउंट में. ठीक है, फंक्शनैलिटी समझ आई. सो आप इस रिएक्शन से समझ सकते हो कि अगर किसी सबस्ट्रेट के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और ये फॉस्फेट ग्रुप मतलब ये जो सबस्ट्रेट है ये आपका लाइसोजाइम में चला जाता है, लाइसोसोम में चला जाता है. सो व्हाट विल हैपन, आपका वहां पे लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की हेल्प से, एसिड फॉस्फेटेज की हेल्प से इसका हाइड्रोलाइसिस होगा एंड यू विल सी कि सबस्ट्रेट जो है उससे फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल हो जाता है. सो ये फॉस्फेट ग्रुप फिर वापस से सेल के अंदर एंटर करेगी और जहां इसे यूज किया जा सकता है वहां पे इसको यूज किया जाएगा. ठीक है,
Okay. Next question is amino acid involved in the synthesis of nitric oxide. कि कौन सा अमाइनो एसिड है जो नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर कहाँ बनता है, इसके फंक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस होता है तो कौन सा मॉलिक्यूल इसके लिए प्रिकर्सर की तरह काम करेगा, ठीक है। अच्छा जी, सो इससे एक बेसिक चीज मैं आपको बताती हूँ। हम सभी को पता है कि हमारे जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं सभी के अंदर अमीन ग्रुप्स प्रेजेंट होता है, और अमीन ग्रुप का मतलब वहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और समटाइम सल्फर भी प्रेजेंट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर हमें वो हमारे प्रिकर्सर की तरह काम करेंगे जिसमें नाइट्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो, तभी तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, राइट। सो अमाइनो एसिड आपको वो देखना है जिसके पास नाइट्रोजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, राइट। और अमाइनो एसिड जिसके पास नाइट्रोजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो कौन सा हो सकता है? एक बेसिक अमाइनो एसिड, एक ऐसा अमाइनो एसिड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि आप सभी को पता है एसिडिक नेचर के ऊपर तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है जो एसिडिक अमीन्स होते हैं, है ना। जो न्यूट्रल है उसकी तो जरूरत है नहीं, क्योंकि उससे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन नहीं सकता, बिकॉज उसके पास तो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है ही नहीं। तो आपको ऐसा अमाइनो एसिड चूज करना है जिसके पास एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब देखिए, क्या एलेनाइन के पास कोई एक्स्ट्रा नाइट्रोजन प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज एलेनाइन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। एस्पार्जिन कहो, एस्पार्टिक एसिड कहो, ये आपका एसिडिक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एस्पार्टिक एसिड नेगेटिव चार्ज होता है। आर्जिनिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब अमीन ग्रुप इसके पास एक्स्ट्रा है, और जब इसके पास एक्स्ट्रा अमीन ग्रुप है तो यही तो नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, राइट। सो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको घबराना नहीं, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा आइडिया लगाइए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो अब हम नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में इतना तो हमने जान लिया कि उसकी सिंथेसिस किससे होगी, आर्जिनिन उसके लिए प्रिकर्सर की तरह काम करेगा, राइट। अब हम जानते हैं इसका रोल क्या है आपकी बॉडी के अंदर। तो देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे रोल होते हैं, जैसे कि वेसोडाइलेशन क्रिएट करता है। वेसोडाइलेशन का मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके डायामीटर को इंक्रीज कर देता है। अगर ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज होगा तो ब्लड का फ्लो भी आपका इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल होता है। उसी के साथ साथ ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है, जिससे आपके ब्लड के अंदर क्लम्पिंग नहीं नहीं होती, ठीक है। मोनोसाइट सेल्स, बहुत सारी मोनोसाइट सेल्स आपके ब्लड में प्रेजेंट होती है। आपको पता ही है कि जो मोनोसाइट्स होती हैं वो ब्लड में जब ट्रेवल करती है तो हम उसे मोनोसाइट कहते हैं, जो वो टिश्यू स्पेसिफिक होती है तो हम उसे मैक्रोफाज सेल्स कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड इन्हीं मोनोसाइट सेल के एडहेशन को इनहिबिट करता है। साथ ही साथ जब आपकी बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन होता है तो आपकी जो टिश्यू स्पेसिफिक सेल्स यानी कि मैक्रोफाज सेल्स, जो स्क्वेंजर सेल्स होती हैं, वो नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस को प्रमोट कर देती है, नाइट्रिक ऑक्साइड को वो रिलीज करती है। बिकॉज नाइट्रिक ऑक्साइड बैक्टीरिया को भी रिमूव करने में, जो इन्फेक्शन है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये जो एडजेसेंट सेल्स होंगे उनको एक्टिवेशन में भी इन्वॉल्व होगा, उनके एक्टिवेशन में भी ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। दूसरी अगर इसके फंक्शन की बात करें, इसके रोल की बात करें, तो नाइट्रिक ऑक्साइड एलडीएल ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है। सुपर ऑक्साइड रेडिकल इलाबोरेशन, ये सुपर ऑक्साइड की आपकी क्या करता है, रेडिकल की फॉर्मेशन। आपने एनओएस और आरओएस फैमिली तो सुनी ही होगी कि बॉडी के अंदर एनओएस और आरओएस फैमिली हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, रेडिकल फैमिली जो रेडिकल आयंस की फॉर्मेशन करती है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड स्मूथ मसल सेल के प्रोलिफरेशन को भी इनहिबिट करता है। अगर इसके अनदर रोल की बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड का रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंदर भी रोल होता है। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो मदर के वूम में आपकी प्रेगनेंसी को एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी को इफेक्टिव बनाता है। कैसे बनाता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। अर्ली एम्ब्रॉय का जो यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होगा उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड इन्वॉल्व होगा। साथ ही साथ ये प्रेगनेंसी के टाइम पे एंजियोजेनेसिस कॉज करा देता है। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है
ब्लड वेसल का फॉर्मेशन। सो जितनी ज्यादा ब्लड वेसल फॉर्म होगी उतना ही ज्यादा एम्ब्रॉय के पास ब्लड पहुंच पाएगा, राइट। ओके इसके साथ ही साथ जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है इसका सेल डिवीजन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सेल डिवीजन में भी इन्वॉल्व होता है, सेल मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होता है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं सेल के सर्वाइवल में नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल होता है और इसीलिए आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो आप देखते हो कि आपकी बॉडी के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसकी फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकती है। आर्जिनिन एक प्रिकर्सर की तरह काम करेगा जिसमें आर्जिनिन को एनोसिंथेस एक एंजाइम की हेल्प से यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड और सिट्रुलिन दो चीजें आपको मिलती है। आप सिट्रुलिन साइकिल पढ़ते हो तो वहां पे आप देखते हो कि आर्जिनिन एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है जहां पे दो प्रोडक्ट यहाँ से निकलते हैं। फर्स्ट वन इज द नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सेकेंड वन इज द सिट्रुलिन, राइट। ओके दूसरा हमारा जो मैकेनिज्म है जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो सकती है दैट इज डाइट से भी आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड का जो कंजम्पशन है वो प्रॉपरली हो सकता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रिक ऑक्साइड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोचिप्स आर मेड अप ऑफ, ठीक है। बायोचिप्स क्या होती है, सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है। आप सभी ने चिप्स के बारे में तो सुना होगा। चिप्स क्या होती है, बेसिकली ये कंप्यूटराइज्ड डिवाइस है हमारा, एक कंप्यूटराइज्ड डिवाइस होता है और डिवाइस भी कैसा, एक इंटीग्रेटेड डिवाइस है। बहुत ही छोटा सा होता है लेकिन इस छोटे से डिवाइस के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो जो बायो इंजीनियर्स हैं उन्होंने कंप्यूटराइज्ड जो एक टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके बायोचिप्स का फॉर्मेशन कराया। आप इस इमेज में देख रहे हो एक बायोचिप्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे होल्स होते हैं। इन होल्स के अंदर या तो प्रोटीन्स फिल्ड होते हैं या फिर इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। बायोचिप्स एक छोटी लैबोरेटरी की तरह काम करती है जिसके अंदर इन छोटे छोटे होल्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन्स बहुत सारे एंजाइम फिल्ड है, तो जो रिएक्शंस होती हैं इन छोटे छोटे होल के अंदर कंप्लीट होती है। ये आपकी जेनेटिक्स बायोकेमिस्ट्री इनको बहुत ही इफेक्टिव बनाता है। क्यों बनाता है, बिकॉज बायोचिप्स में एक स्मॉल से चिप्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी रिएक्शन को आप एक ही टाइम में कंडक्ट करा सकते हो, ठीक है। सो इसे पूछा गया है कि बायोचिप्स आर मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है। सो दीज आर सेमी कंडक्टिंग। कंडक्शन का मतलब समझते हो आप, सो सेमी कंडक्टिंग का मतलब होगा ये हाफ कंडक्टिंग होगी। मॉलिक्यूल इंसर्टेड इनटू द प्रोटीन फ्रेमवर्क। प्रोटीन फ्रेमवर्क जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर बहुत सारे जो होल्स हैं इनके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और समटाइम यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स फिल्ड होते हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप बायो इंजीनियरिंग में लैब में काम करते हो तो आप वहां पे बायोचिप्स को यूज करते हो, ठीक है। ये माइक्रो एरे, जो आपकी माइक्रो एरे है उसके ऊपर इनका फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करता है बायोचिप्स का फॉर्मेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस। ये आपका बायोइन्फॉर्मेटिक का क्वेश्चन है। बायोइन्फॉर्मेटिक से जनरली लोग बहुत ही भागते हैं, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस बेसिकली हमारे पास एक हम लोग बोल सकते हैं स्टोर हाउस होता है जिसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं। आपसे पूछा गया है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस की, मतलब आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी, यानी कि ये वो डेटाबेस आपको चूज करना है जिसके अंदर आपको न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस मिलेगी। बिकॉज बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा प्रेजेंट होता है, उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करके रखना, उसको एनोटेटेड करके रखना, एक वेल मैनर्ड में स्टोर करके रखना भी जरूरी होता है कि भी रेडुडेंसी ना आए, वो वेल एनोटेटेड हो, जब आपको उसे यूज करना है तो आप उसे यूज भी कर सके, है ना। सो उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे बायोलॉजिकल डेटाबेस प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन डेटाबेस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस होते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल आपके डेटाबेस प्रेजेंट है। और आज के टाइम पे इतने सारे डेटाबेस अवेलेबल है कि अगर आपको किसी प्रोटीन की सीक्वेंस चाहिए होती है, आपको किसी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चाहिए होती है, तो आप सिंपली उस डेटाबेस में जाओगे, आप उसकी की एंटर करोगे और आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। सो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस के अंदर आपको न्यूक्लियोटाइड की डिटेल्स मिलती है, ठीक है। सो EMBL
EMBL जिसे हम कहते हैं यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, ये हमारा हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द अर्लीस्ट डेटाबेस है, जो कि यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी इसका फुल फॉर्म है, और इसके अंदर आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का डेटा स्टोर है। इसलिए यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है, विच इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस। अगर हम TREMBL की बात करें तो ये है हमारा ट्रांसलेटेड EMBL, यानी कि EMBL का ही एक फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे जो डेटा है इट इज ट्रांसलेटेड। ट्रांसलेटेड का मतलब आप सभी को पता है। देखिए, ट्रांसलेशन का मतलब होता है ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है ना। तो आप इस चीज को ऐसे याद रख सकते हो कि EMBL का वो डेटाबेस जिसके अंदर ट्रांसलेटेड डेटा है, यानी कि प्रोटीन की डिटेल्स आपके पास है, वो हमारा TREMBL हो गया। प्रोसाइट और स्विस प्रोट दोनों के अंदर आपके पास प्रोटीन की डिटेल्स होती है, दोनों ही हमारे प्रोटीन डेटाबेस है। याद कैसे करोगे आप? स्विस प्रोट, प्रोट वर्ड आ रहा है प्रो से प्रोटीन, प्रोसाइट प्रो वर्ड आ रहा है प्रो से प्रोटीन। सो स्विस प्रोट प्रोटीन डेटाबेस, प्रोसाइट प्रोटीन डेटाबेस। EMBL को आपको याद रखना पड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है। और TREMBL के लिए बस इतना है कि ट्रांसलेटेड EMBL, यानी कि EMBL ही है लेकिन इसमें ट्रांसलेटेड है, यानी कि प्रोटीन का डेटाबेस है। ठीक है, ओके गाइस। Okay, so the collection of protein that can be produced by given species is, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि collection of proteins that can be produced by a given species। हम लोग आज के टाइम पे हम क्या करते हैं कि बायोइन्फो की टेक्निक्स की हेल्प से, बायोइन्फो की टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग हर एक प्रोटीन्स की सारी डिटेल्स, माइनर से माइनर डिटेल्स स्टडी कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसकी सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन हमारे पास आज के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम लोग एक स्पीसीज की पूरे प्रोटीन को एक डेटाबेस की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि कलेक्शन ऑफ प्रोटीन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन स्पीसीज इज, यानी कि एक स्पीसीज के जितने भी उस स्पीसीज के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, वैरायटी ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है, उन सारी प्रोटीन्स का जो कलेक्शन ऑफ प्रोटीन है आप उसे क्या कहोगे? ठीक है, तो देखिए, जब आपसे पूछा जाए कि किसी स्पीसीज के जीनोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल का पूरा अगर डेटा आपके पास है, अगर आप उसके जीनोम का कलेक्शन कर रहे हो तो हम उससे कह देते हैं, सॉरी, उसके जेनेटिक मटेरियल का कलेक्शन आप कर रहे हो तो हम उससे कह देते हैं जीनोम। ठीक है, जब हम उसके प्रोटीन का कलेक्शन कर रहे हैं तो आप उसे रिलेट कर सकते हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रोटियोम। जब उसके ट्रांसक्रिप्ट का कलेक्शन हम करते हैं तो हम उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्ट से ट्रांसक्रिप्टोम, प्रोटीन से प्रोटियोम, जीन से जीनोम। ठीक है, सो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारी ब्रांच होती है जिन्हें हम बायोइन्फो में कंसिडर करते हैं कि ट्रांसक्रिप्टोम के अंदर आप सारे ट्रांसक्रिप्ट के बारे में स्टडी करते हो, प्रोटियोम में आपके पास कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स होता है, जीनोम के अंदर आपके पास कलेक्शन ऑफ जीन्स होता है, जितना भी जेनेटिक मटीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट है वो सारा आपका जीनोम में आएगा। ठीक है, चाहे वो आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA हो, चाहे वो कोई भी हो, सारा हमारा जीनोम में आएगा। सो कॉल्ड द प्रोटियोम। ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है? जिसमें ट्रांसक्रिप्ट की डिटेल्स होती है। ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली क्या होते हैं? ये हमारे RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, RNA की जो डिटेल्स होती है। ट्रांसक्रिप्ट हम उसी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन में DNA की कॉपी बनती है, रेप्लिकेशन से ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो बन रहा है वो होता है ट्रांसक्रिप्ट, और ट्रांसक्रिप्ट की जिसकी सारी डिटेल्स प्रेजेंट होती है वो है ट्रांसक्रिप्टोम। ठीक है, सो ऐसे आप देख सकते हो कि हमारे पास जीनोम है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट ह्यूमन के अंदर कितने जीन प्रेजेंट है? हमारे बॉडी के अंदर टोटल 25,000 जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सो उन सभी जीन्स का जो कलेक्शन होता है उसे हम कहते हैं जीनोम।
ठीक है। अब इन जीनोम को जब आप लोग ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट करते हो, यानी कि बॉडी के अंदर कितने ट्रांसक्रिप्ट है आपके, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 1 लाख से भी ज्यादा ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, ठीक है। सो ये जब आपके ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट हो गए, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब आरएनए की सीक्वेंस, और स्पेसिफिकली कौन सी, एमआरएनए की सीक्वेंस, बिकॉज जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमेशा एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो वो ब्रांच हमारी हो जाती है ट्रांसक्रिप्टोम। और जब आप प्रोटीन्स के लेवल पर चले जाते हो, स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लेवल पर चले जाते हो, तो हम उससे कहते हैं प्रोटियोम। तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर कितने टोटल जीन्स प्रेजेंट है इन द जीनोम। तो टिल डेट आपके पास अभी तक 25,000 जीन्स है जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और ये एक्चुअली एक मतलब रेंज विंडो में आता है क्वेश्चन। समटाइम आपको ऑप्शन के अंदर 20,000 दे देते हैं, समटाइम आपको 25 दे देते हैं, ठीक है। सो आपको ये चीज यहाँ से याद रखनी है। जब आपसे ट्रांसक्रिप्टोम का नंबर पूछा जाए तो अप्रोक्सीमेट आपके 1 लाख ट्रांसक्रिप्ट आपको बताने हैं, ठीक है। जब आपसे प्रोटियोम का नंबर पूछा जाए तो आप यहां से याद रखना कि प्रोटियोम का अमाउंट बहुत ज्यादा है। और अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी लेवल की बात करते हैं तो देखिए, जीनोम से जब हम प्रोटियोम्स की तरफ जाते हैं तो प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर मतलब ट्रांसक्रिप्ट में हमारे पास एक माइनर चेंज से आपके अलग अलग प्रोटीन आपको मिल सकते हैं, और उन माइनर चेंज की वजह से प्रोटीन की फंक्शनैलिटी पूरी की पूरी आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेसन, एंड इसके बाद हम अगेन एक नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे जिसमें हम बायोइन्फो के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो।